दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। साइकोलॉजी माइनर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अपराध और अपराध की परिभाषा, प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अपराध क्या होता है, जो अपराधी है वो क्या होता है, ठीक है, और इसकी परिभाषा देना है, इसकी प्रकृति या फिर स्वरूप के बारे में बताना और इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी माइनर का, ठीक है। समझते से पहले हम लोग की अपराध क्या होता है। हम लोग को पता है कि हमारे समाज में, हमारे संविधान में क्या है तो कानून बनाए गए हैं और कुछ नैतिक मूल्य हैं जिनका हमें क्या है तो पालन करना रहता है कि हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से मारपीट नहीं करेंगे, बिना कसूर का कोई काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, उसको मारपीट नहीं करेंगे। तो जो काम हम लोग समाज के मूल्यों के खिलाफ करते हैं या फिर कानून के खिलाफ करते हैं तो वो चीज होता है अपराध, और जिसके द्वारा वो किया जाता है वो होता है अपराधी, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। भूमिका को हम लोग समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अपराध और अपराधी समाज शास्त्र तथा कानून के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। दोनों क्या है तो समाज शास्त्र के और कानून के महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि ये सीधे समाज की शांति, सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर अपराध या फिर अपराधी बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, समाज में शांति स्थापित नहीं होने देंगे और सुरक्षा को क्या खतरा होगा। किसी भी समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियम, नैतिक मूल्य और कानून बनाए जाते हैं। और ये सब क्या है तो किसी भी समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके इसके लिए क्या है तो नियम बनाए जाते हैं, नैतिक मूल्य बनाए जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। और कानून बनाए जाते हैं ताकि सभी को नियंत्रित रखा जा सके। जब कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और ऐसा कार्य करता है जिससे समाज या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, और जब कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है और ऐसा काम कर देता है जो समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या है तो हानि पहुंचाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपराध कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अपराध केवल कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थितियों और वातावरण से भी जुड़ा होता है। अपराध सिर्फ कानूनी समस्या नहीं है, ये क्या है तो व्यक्ति की मानसिकता से कि वो किस तरह से सोचता है, उसका सोचने का तरीका क्या है, समाज उसके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है और समाज के साथ वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है और वहाँ का वातावरण कैसा है, इन सभी चीजों से वो जुड़ा होता है। इसलिए अपराध को समझना और उसके कारणों का विश्लेषण करना समाज के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। अब यहाँ से हम लोग समझें कि अपराध की परिभाषा क्या होती है। आगे दोस्तों हम लोग वीडियो में देखेंगे कि अपराधी की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। हम लोग समझते हैं पहले कि अपराध की परिभाषा क्या है, इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि अपराध व कृत्य है, मतलब काम है, ठीक है। कृत्य मतलब जो करनी हम लोग करते हैं, ठीक है, कर्म। अपराध व कृत्य है जो समाज के स्वीकृत नियमों, नैतिक मूल्यों और देश के प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करता है। जब इन सब चीजों का उल्लंघन होता है तो उसी को अपराध कहा जाता है, तथा जिसके लिए राज्य द्वारा दंड निर्धारित किया गया है। जो हमारा देश है और इन सब कृत्यों के लिए क्या है तो जो हमारा देश उसने दंड निर्धारित कर रखा है। इसका अर्थ यह है कि हर वह कार्य जो समाज को नुकसान पहुंचाता है और जिसे कानून ने मना किया, जिसको कानून ने क्या है तो मना किया, उसको नहीं करने के लिए कहा गया, वह अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो समाज के लिए गलत हो, किसी व्यक्ति के लिए हानिदायक हो, ठीक हो, और जो कानून ने जिस चीज के लिए मना कर रखा है अगर वो सारे काम आप करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए चोरी, हत्या, धोखाधड़ी आदि ऐसे कार्य हैं जो न केवल कानून के खिलाफ हैं बल्कि समाज में असुरक्षा और भय का भी वातावरण पैदा करता है, ठीक है। ये सब क्या है तो असुरक्षा के सब कारण है जो समाज में भय का वातावरण पैदा करता है। आगे हम लोग देखेंगे कानूनी दृष्टिकोण की कानून अपराध को किस तरह से देखता है, ठीक है। कानून की दृष्टि में अपराध क्या है। कानून के अनुसार अपराध वह कार्य है जिसे विधि द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया, जिसे जो हमारा कानून है, जो विधि है, उसके द्वारा निषेध किया गया कि आप ये सब काम नहीं करेंगे, ठीक है, वही अपराध है। और जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान हो, ठीक है, जिसके उल्लंघन पर क्या है तो दंड का प्रावधान भी है। इसका मतलब यह है कि जब तक किसी कार्य को कानून अपराध घोषित नहीं करता, जब तक किसी कार्य को कानून के द्वारा अपराध घोषित नहीं किया जाता तब तक उसे कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, चाहे वह नैतिक रूप से गलत क्यों ना हो। जैसे किसी को गाली दे देना, ये कानून में गलत है कि आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी का मनोबल खराब नहीं कर सकते, ठीक है, किसी का मन आप खराब नहीं करते। ये सब क्या है तो कानून के द्वारा नीति तय किया गया है। लेकिन आप मन मन में किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं है। लेकिन ये क्या है तो जो नैतिक मूल्य उसके खिलाफ जा रहे हैं, हमें कुछ किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग गलत सोचते हैं तो कानून को तो पता नहीं है, लेकिन ये नैतिक मूल्य के खिलाफ है, लेकिन जब तक कानून अगर उसके लिए प्रावधान नहीं बनाता तब तक वो कानूनी अपराध नहीं कहलाएगा। इस प्रकार कानून अपराध की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। तो हमने कानूनी दृष्टिकोण को भी समझ लिया। आगे हम समझते हैं सामाजिक दृष्टिकोण की समाज की नजर में अपराध क्या है, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से अपराध वह व्यवहार है जो समाज के नैतिक मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक मानदंडों को नुकसान पहुंचाता है। जो ये सब काम करता है, जो समाज के नैतिक मूल्यों को खराब करता है, परंपराओं को खराब करता है, ठीक है, जो सामाजिक मानदंड है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसी के नजर में, समाज की नजर में क्या है तो ये एक अपराध है और समाज में असंतुलन या अव्यवस्था पैदा करता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्य कानूनी रूप से अपराध ना हो, कई बार क्या है तो
कानूनी रूप से कोई काम अपराध नहीं होता, लेकिन समाज उसे गलत मानता है क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस प्रकार अपराध का सामाजिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक जीता जागता उदाहरण दे, अगर आज का उदाहरण दे, तो जो लड़का लड़की होता है, अगर प्रेम प्रसंग में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो जाकर के कहीं पर भी बैठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समाज में ये स्वीकृत नहीं है। समाज वाले ये नहीं देखना चाहते कि आप विवाह के पूर्व क्या है तो आप लोग दोनों साथ रह के बातचीत भी करें, ठीक है। तो समाज को क्या है तो गलत मानता है, जबकि कानून में ये गलत नहीं है। कानून के तौर पर आप ये सब काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जब तक समाज में आप कोई गलत काम ना करें तब तक कानून आपको कुछ नहीं कहता है। आगे हम लोग समझें कि अपराध की प्रकृति और विशेषताएं। अपराध की क्या प्रकृति और क्या विशेषताएं उसको समझते हैं। आगे हम लोग अपराधी के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपराध की प्रकृति और विशेषताओं को देखते हैं। पहला जो इसका प्रकृति और विशेषता है वो है मानवीकृत। ये क्या है तो मानवीकृत। अपराध हमेशा किसी मनुष्य द्वारा किया गया कार्य होता है, क्योंकि केवल मनुष्य सोच समझकर कार्य करने की क्षमता रखता है। जानवर ये सब काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास दिमाग होता है सिर्फ खाने तक ही और जीने तक का, लेकिन जो मनुष्य वही सोच सकता है कि सही क्या है गलत क्या है, इन सब चीजों के बारे में, और लालच है इसके मन में। तो जो अपराध है वो कौन करेगा, मनुष्य करेगा। कोई जानवर या निर्जीव वस्तु अपराध नहीं कर सकती, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही से कोई नुकसान होता है तो उसे अपराध माना जा सकता है। अगर किसी के लापरवाही से भी कोई नुकसान होता है तो उसको भी अपराध माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाता है और दुर्घटना कर देता है और किसी का एक्सीडेंट कर देता है तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट होता है कि अपराध के पीछे मानव की भूमिका अनिवार्य होती है। मानव की भूमिका अनिवार्य होती है कि आप चाहते क्या है या फिर आप करते क्या है, मतलब आपने क्या काम किया ये ज्यादा जरूरी है, आपने कैसे किया या फिर किस हालत में किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर इसका प्रकृति और विशेषता देखेंगे वो है आपराधिक मंशा। आपराधिक मंशा मतलब जो अपराध करने का सोच होता है। अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति की मंशा या फिर इरादा होता है। मंशा मतलब क्या है तो इरादा होता है, सोच होता है। केवल कार्य का ना होना ही अपराध नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि केवल कार्य का होना ही अपराध नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वह कार्य गलत इरादे से किया गया हो। मतलब कोई अगर अपराध किया है, अगर एक्सीडेंट हो ही गया तो जरूरी तो नहीं था कि वो जबरदस्ती एक्सीडेंट किया होगा, जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि मनसा होना चाहिए कि इसको मारना है या फिर गलत काम को करना है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करता है तो उसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसको क्या है तो गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन यदि कोई घटना अनजाने में या फिर बिना बुरी मंशा के हो जाती है तो उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। मतलब अगर आप गलती कर देते तो उसके लिए अलग सजा है, और अगर आप गुनाह कर देते तो उसके लिए गलत गलत अलग सजा है, ठीक है। इसलिए इरादा अपराध की गंभीरता को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इरादा क्या है आपके अपराध के पीछे, आपने अपने सेल्फ डिफेंस में कोई हमला किया है या फिर आपने किसी को मारने के लिए तलवार उठाया, तो ये सब क्या है, सब भूमिका निभाता है कि आपने अपराध कैसा किया हुआ है। तीसरा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है कानून का उल्लंघन, ठीक है। किसी कार्य को अपराध तभी माना जाएगा जब वह कानून के विरुद्ध हो। कानून के विरुद्ध होगा तभी उसको क्या है तो अपराध माना जाएगा। यदि कोई कार्य कानून में अपराध के रूप में दर्ज नहीं है तो उसे कानूनी अपराध नहीं कहा जा सकता। अगर कानून के रजिस्टर में कह सकते हैं कि अगर वो दर्ज नहीं है कि ये काम करने से आपको सजा होगी तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वो नैतिक रूप से गलत क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, कुछ सामाजिक बुराइयां पहले कानून में अपराध नहीं थी। कुछ जो सामाजिक बुराई जो पहले कानून में अपराध नहीं था लेकिन समय के साथ उन्हें अपराध घोषित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून अपराध की पहचान का मुख्य आधार है। क्या तो कानून जो है वो अपराध की पहचान का मुख्य आधार है कि आप कानून की नज़र में वो जो चीज़ आप किए वो अपराध था या फिर नहीं था। चौथा जो हम अपना पॉइंट देखेंगे वो है क्षति और हानि। क्षति या फिर हानि ये भी क्या है तो एक अपराध का श्रेणी है। हर अपराध से किसी न किसी प्रकार की हानि अवश्य होती है, चाहे वो जानबूझ के किया हो या फिर अनजाने में। यह हानि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या फिर सामाजिक रूप से हो सकती है। जैसे चोरी से आर्थिक नुकसान होता है, जबकि हिंसा से शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है। यही कारण है कि अपराध को समाज के लिए खतरनाक माना जाता है और इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट को समझा। आगे देखते हैं जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है दंड का प्रावधान। ये सब क्या है तो जो यहाँ पे अपराधी है या फिर जो अपराध है उसके हम लोग प्रवृत्ति को देख रहे हैं कि उसका स्वरूप कैसा होता है और उसकी विशेषताओं को समझते हैं। अपराध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके लिए दंड निर्धारित होता है। जो भी अपराध करते हैं उसके लिए क्या तो दंड निर्धारित होता है। यदि किसी कार्य के लिए कानून में सजा का प्रावधान नहीं है तो उसे कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। फिर से बार बार ये बात बोले जा रहे हैं कि जब तक कानून में वो चीज दंड के लिए ना हो, उसके लिए दंड को निर्धारित नहीं किया हो, तब तक वो कानूनी अपराध नहीं कहलाएगा। दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना नहीं बल्कि समाज में अनुशासन बनाए रखना और दूसरों को अपराध करने से रोकना भी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है, अगर उसको सजा नहीं होता है तो सब क्या है, सबका मनोबल बढ़ जाएगा और वो लोग वो काम करेंगे। इसलिए क्या है तो दंड को बनाया गया है। इस प्रकार दंड सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अगला जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे इसकी प्रकृति और
विशेषता को समझेंगे वो है सापेक्ष प्रकृति। सापेक्ष प्रकृति, सापेक्ष मतलब संदर्भ लेते हुए, ठीक है। अपराध एक स्थिर अवधारणा नहीं है। अपराध क्या है, तो एक स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि यह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जो कार्य एक समय में सामान्य माना जाता था वह आज अपराध हो सकता है, और जो एक देश में अपराध है वह दूसरे देश में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो सापेक्ष प्रकृति है इसकी। उदाहरण के लिए कुछ पुरानी सामाजिक प्रथाएं आज कानून अपराध मानी जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपराध समाज के विकास के साथ बदलता रहता है, और जिस तरह समाज बदलेगा तो इसका क्या है, तो प्रकृति जो सापेक्ष है, ठीक है। मतलब संदर्भ लेते हुए कि आज ऐसा है तो कल उस तरह से हो जाएगा, या फिर जो पहले था वो आज कैसा है, तो संदर्भ लेते हुए इसका प्रकृति है। आगे हम देखते हैं अपराधी की परिभाषा, कि अपराधी की परिभाषा क्या है, इसकी क्या विशेषताएं, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कानूनी दृष्टिकोण में ये क्या है। अपराधी वह व्यक्ति है जिसने कानून के अनुसार अपराध किया और जिसे न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया गया। मतलब जिसने कानून के अनुसार अपराध किया हो, जिसको कानून ने क्या कहा है, अपराध घोषित किया, अगर वो काम आपने किया है तो आप अपराधी होंगे। और आप अपराधी तभी होंगे जब आपको न्यायालय दोषी ठहरा दिया जाएगा, न्यायालय के द्वारा आपको दोषी करार दे दिया जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि केवल आरोप लगाने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाता। सिर्फ अगर आपके ऊपर आरोप है तो आप अपराधी नहीं कहलाएंगे, बल्कि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद ही उसे अपराधी माना जाता है। जब तक न्यायालय या फिर कोर्ट कह सकते हैं, जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि आप दोषी हैं, तब तक आप दोषी नहीं है, सिर्फ क्या है, तो आप गुनहगार हैं। मतलब आप अपराधी अभी तक नहीं बने, आपको कोई सजा नहीं हुई। जो अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपराध करता है वही अपराधी कहलाता है, जैसे कि चोरी करने वाला चोर और हत्या करने वाला हत्यारा। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि हर अपराधी जन्म से ही ऐसा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों और वातावरण उसे ऐसा बना देता है। कोई व्यक्ति माँ के पेट से अपराधी बन के पैदा नहीं होता, क्या तो कभी कभी परिस्थिति भी और जो समाज है वो भी उसको मजबूर करता है अपराधी बनने के लिए। आपको हम जब अपराधी के प्रकार बताएंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि अपराधी कभी कभी क्या है, तो हमेशा से अपराधी का सोच का रहता है, जो विचारधारा शुरू से रखते बचपन से, तो वो जन्मजात अपराधी उसको कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपराधियों की प्रवृत्ति और उसकी विशेषताएं क्या है। पहला, व्यवहार संबंधी विशेषताएं। अपराधी प्रायः आवेगपूर्ण होते हैं, क्या तो आवेगपूर्ण होते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। मतलब जैसे उसको गुस्सा है और काम कर दिया उसने, ठीक है, वे तत्कालिक लाभ को अधिक महत्व देते हैं और भविष्य के परिणामों के बारे में नहीं सोचते। जो गुनाह करने वाले लोग होते हैं, जो अपराध करने वाले लोग होते हैं, वो तुरंत बंदूक निकालते, ठाई से गोली मार दे और काम खत्म। वो ये नहीं सोचते कि आगे मेरे साथ क्या होगा, अगर मेरा शादी हो गया तो मेरा जो भी परिवार है वो, या फिर मेरे माँ बाप भाई बहन, वो सब क्या होने वाले हैं। यही कारण है कि वे बार बार गलत निर्णय लेते हैं और अपराध की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी अपराधियों का प्रकृति और इसकी विशेषता है। अगला जहाँ पर हम लोग प्रकृति विशेषता को देखते हैं वो है नैतिकता और सहानुभूति की कमी। यहाँ पर नैतिकता और सहानुभूति की कमी होती है, मतलब जो दया और माया होता है उसमें नहीं होता, और नैतिकता नहीं होती कि सही क्या है गलत क्या है, मार धाड़ करना चाहिए फिर नहीं करना, इन सब चीजों की क्या है, तो कमी होती है। अपराधियों में अक्सर नैतिक मूल्यों और सहानुभूति की कमी देखी जाती है। वे अपने कार्यों से दूसरों को होने वाले नुकसान को गंभीरता से नहीं लेते और केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। इससे उनका व्यवहार समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। मतलब वो जो काम कर रहे हैं उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसके ऊपर उसने वार किया है उसके घर में क्या बीतेगा, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने लाभ को देखते हैं। अगला जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है भावनात्मक असंतुलन। कई अपराध गुस्से, तनाव, कुंठा या फिर मानसिक दबाव के कारण होते हैं। कई अपराध क्या होता है, तो गुस्से के कारण हो जाता है, तनाव के कारण हो जाता है, और कुंठा या फिर मानसिक दबाव के कारण हो सकता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह गलत कदम उठा सकता है। इस प्रकार भावनात्मक असंतुलन अपराध का एक प्रमुख कारण बनता है। तो भावनात्मक संतुलन होना जरूरी है। चौथा जहां पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। अपराधी अक्सर जन्म से नहीं होते, बल्कि उनका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण उन्हें ऐसा बनाता है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खराब संगति और पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती है। ये सब क्या है, तो कुछ कारण है, समाज के कुछ कारण जिसके कारण व्यक्ति अपराधी बनता है। इसलिए समाज और परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी जो समाज होता है वही लोगों को अपराधी बनने पर मजबूर कर देता है, या फिर जो परिवार है वही अपराधी बनने पर मजबूर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं आगे स्वार्थपूर्ण और अवसरवादी सोच। ये भी क्या है, तो अपराधी का एक विशेषता है, इसका प्रकृति है। अपराधी प्रायः अपने लाभ को सबसे ऊपर रखते हैं और अवसर मिलते ही गलत कार्य करने की नहीं हिचकिचाते। वे अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार रहते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी या फिर रिश्वत लेना। जो सरकारी ऑफिसर है वो भी यहाँ से नहीं चूकते, धोखाधड़ी वो लोग भी कर लेते हैं और रिश्वत वो लोग भी ले लेते हैं। आगे हम देखते हैं अपराधियों के प्रकार। ठीक है कि अपराधी के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहले जो प्रकार है अपराधी का वो है जन्मजात अपराधी। ये क्या है, तो जन्म से ही अपराधी होते हैं, मतलब जब ये जन्म लेते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तभी से इनका सोच जो है अपराध की तरफ बढ़ जाता है। ये वे होते हैं जिनमें कुछ विद्वानों के अनुसार जन्म से ही अपराधी प्रवृत्ति पाई जाती है। विद्वान कहते हैं कि जिनमें जन्म से ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति पाई जाती है और उनके व्यवहार में
असामान्यता देखी जाती है, उसको जन्मजात अपराधी कहा जाता है। दूसरे प्रकार जो अपराधी है वो है आदतन अपराधी, जो आदत से अपराधी होता है, जो बार बार अपराध करते हैं और अपराध करना उनकी आदत बन जाता है, आदतन अपराधी कहलाते हैं। मतलब जो आदतन अपराधी मतलब उनकी आदत है कि किसी को मारना, कुछ भी हुआ तो तुरंत मारधाड़ करना, ये सब क्या है तो आदतन अपराधी है। अगला यहाँ पर प्रकार देखेंगे वो है आकस्मिक अपराधी, ठीक है, जो विशेष परिस्थितियों में अचानक अपराध कर बैठते हैं, जैसे किसी दबाव या फिर मजबूरी में आकस्मिक अपराधी कहलाते हैं। अचानक से आपको कहीं पर सफर कर रहे थे, कोई आया आपको छीना छोरी करने लगा, या फिर कह सकते हैं आपको कोई मारा, आप गुस्से में आकर के उसको मार दिए, तो उसको आकस्मिक अपराधी कहा जाएगा। चौथा जो पर प्रकार है वो है भावनात्मक अपराधी। इमोशनल में आप कुछ काम कर देते हैं, जो गुस्से, आवेश या फिर भावनात्मक उत्तेजना में आकर अपराध कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भावनात्मक अपराधी का एक प्रकार है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। कहा जा रहा है कि अपराध और अपराधी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी जुड़े होते हैं। इसलिए अपराध को रोकने के लिए केवल दंड देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके कारणों को समझकर समाज में सुधार, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। सिर्फ दंड से अपराध या फिर अपराधी को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए क्या, तो जागरूकता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लोगों में समझ जरूरी है, ठीक है। तभी एक सुरक्षित, संतुलित और विकसित समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग लिख सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका साइकोलॉजी माइनर का क्वेश्चन था, ठीक है, साइकोलॉजी माइनर सेमेस्टर 7 के लिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।